तो फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे प्रीस्ट से जिसका गॉड पर से बिलीव ही उठ चुका है, क्योंकि जब उसका बेटा पैदा हुआ था तो तब बहुत सारी प्रेस करने के बावजूद गॉड ने उसके बेटे को ठीक नहीं किया था। उसके बेटे का इलाज किया था डॉक्टर्स ने, इसीलिए अब उसका गॉड पर से बिलीव उठकर साइंस पर बिलीव हो गया था। अब जब गॉड से बिलीव उठ गया था तो डेविल और सारी ही पैरानॉर्मल चीज़ों से भी बिलीव उसका उठ गया था। वो ये मानने लगा था कि डेविल वगैरह इस दुनिया में कुछ भी नहीं होती, ये सिर्फ लोगों के बनाए ढोंग हैं। लोगों को कोई ना कोई मेंटल इलनेस होती है और उसे वो डेविल का नाम दे देते हैं। पता चलता है कि कॉटन मार्कस सबसे बड़े प्रीस्ट का बेटा भी था, इसीलिए बहुत से लोग एग्जॉर्सिज्म को लेकर कॉटन मार्कस पर बहुत ज्यादा बिलीव भी करते थे। और कॉटन मार्कस सबका फेक एग्जॉर्सिज्म करता था और उन्हें ये यकीन दिलवाता था कि उसने एग्जॉर्सिज्म किया है और डेविल को उनके अंदर से निकाल दिया है। और इन फेक एक्सोर्सिज्म्स के बावजूद भी लोग ठीक हो जाते थे और हर बार कॉटन का अपने ऊपर बिलीफ और ज्यादा बढ़ जाता था कि वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर कोई डेविल नहीं होता। और अपनी इन फेक एक्सोर्सिज्म्स के बावजूद भी वो लोगों से बहुत ज्यादा फी चार्ज करता था। कहीं ना कहीं इलाज तो उन्होंने किया ही था ना, चाहे डेविल का या फिर उनके दिमाग का। वक्त गुजरता रहता है और मार्कस अब इन सारी चीजों से थक चुका होता है। उसकी वाइफ हालांकि उसका हर काम में साथ दिया करती थी, पर अब उसने ठान ली थी कि वो इस तरह का कोई और काम नहीं करेगा। इसी दौरान उसकी मुलाकात होती है आयरिस और डेनी नाम के दो फिल्म मेकर्स से। वो चाहते थे एग्जॉर्सिज्म्स वगैरह पर एक डॉक्यूमेंट्री बनाना, और यहाँ कॉटन मार्कस उन सबसे कहता है कि डेविल वगैरह कुछ नहीं होता और एक्सॉर्सिज्म भी कहीं एग्जिस्ट नहीं करता, ये सिर्फ लोगों के दिमागों का एक मसला है। मैं भी एक्सॉर्सिज्म के नाम पर बस उन्हें यही यकीन दिलवाता हूँ कि उनके अंदर से डेविल निकल गया और लोग ठीक भी हो जाते हैं। हालांकि अब वो ये सब छोड़ना चाहता था और छोड़ने से पहले वो ये पैगाम सब लोगों को देना चाहता था कि ये सारी बातें फेक होती हैं, इन पर बिलीव करना छोड़ दिया जाए। इसलिए वो डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए भी मान जाता है और साथ में एक और एक्सॉर्सिज्म करने के लिए भी तैयार हो जाता है, ताकि उस फेक एक्सॉर्सिज्म की वीडियो बनाकर सबको यकीन दिलाया जा सके। अपनी टीम को तैयार कर अब कॉटन एक गांव के लिए निकल जाता है, जहां पर एक फार्मर ने अपनी बेटी नील के एक्सॉर्सिज्म के लिए उसे बुलाया था। अब रास्ते में वो उस गांव के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करता है और उसे एक अजीब सी बात ये पता चलती है कि उस गांव में बहुत से लोगों का ताल्लुक एक अजीब से कल्ट से है जो शैतान की पूजा करते हैं और शैतान के लिए काफ़ी सारे रिचुअल्स भी परफॉर्म करते हैं। यहाँ तक कि वो कुछ बच्चों और इंसानों को मारकर डीमन को खुश करने के लिए सेक्रीफाइस भी देते हैं। खैर कॉटन को तो पहले ही इन बातों पे यकीन नहीं था। वो आगे बढ़ जाता है और रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिससे वो नील के घर का एड्रेस पूछता है। लड़के को जैसे ही पता चलता है कि कॉटन एक प्रीस्ट है तो वो उसकी गाड़ी पर पत्थर मारने लगता है और ये सब कॉटन को काफ़ी अजीब लगता है। खैर थोड़ी ही देर बाद ये लोग किसी तरह फार्मर के घर पहुंच जाते हैं और यहाँ आकर कॉटन को पता चलता है कि जिस बच्चे ने उसे पत्थर मारे थे वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि उसी फार्मर का बेटा और नील का भाई था। खैर कॉटन उस बच्चे के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देता और इस फार्मर की बातें सुनने लग जाता है। जो फार्मर अब उन्हें बता रहे थे कि उनकी बेटी पिछले कई दिनों से अजीबोगरीब हरकतें कर रही है, यहाँ तक कि उनकी बेटी ने उनके हॉर्स को और उनकी एक हैन को भी मार दिया। इसके बाद वो उन्हें घर लेकर जाता है और वहाँ पर उन्हें नील के बहुत सारे कपड़े दिखाता है जो खून से पूरी तरह लथपथ थे, लेकिन इस टाइम वो देखते हैं कि नील बिल्कुल नॉर्मल थी। खैर कुछ देर बाद कॉटन अब नील से बात करता है। नील एक 16 साल की लड़की थी जिसके बारे में पता चलता है कि हाल ही में उसकी मदर की डेथ हुई थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रह रही थी आजकल। कॉटन उससे पूछता है कि तुमने उस हॉर्स को मारा है और बाकी सब चीज़ों को, तो वो लड़की इनकार करती थी और कहती है कि अगर मैंने किया भी है तो मुझे याद नहीं। इसके बाद बातें करते हुए नील उसे अपने रूम में लेकर जाती है और यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स दिखाती है। इन्हीं पेंटिंग्स में उसने मार्था की भी एक पेंटिंग बनाई थी जो कि एक जूइश रानी थी और जूइश लोग एंटी क्राइस्ट को अपना मसीहा मानते हैं। खैर इसके बाद अब कॉटन उस फार्मर से बात करता है और उसकी वाइफ की मौत के बारे में भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। उसके बाद एग्जॉर्सिज्म के लिए कुछ चीज़ें लेने के लिए अपनी कार की तरफ जब जाता है तो उसकी मुलाकात फार्मर के बेटे से हो जाती है जो उससे कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रहकर एग्जॉर्सिज्म करो, और वजह वो ये बताता है कि उसे लग रहा है कि उसकी बहन बिल्कुल ठीक है और उसे किसी एग्जॉर्सिज्म की भी ज़रूरत नहीं। लगता तो कॉटन को भी यही था, लेकिन कॉटन अपने सारे ड्रामे से पहले ये बोल थोड़ी सकता था, इसीलिए वो हंसता है और अंदर आ जाता है। अब अपनी चीज़ें अंदर लाने के बाद वो एग्जॉर्सिज्म शुरू कर देता है और यहाँ पर एक पानी का टब भी मंगवा लेता है। उस टब में वो नील के पाँव रखता है और उसके बाद सबको आंखें बंद करने को कहता है ताकि वो कुछ प्रेयर्स कर सके।
असल में वो कुछ प्रेयर नहीं कर रहा था बल्कि पानी में कुछ डाल रहा था, और ये सब नील के भाई ने भी देखा था। ये देखकर वो हंसता है और यहाँ से बाहर चला जाता है। जब बाकी सब लोग यहाँ पर आंखें खोलते हैं तो कॉटन दिखाता है कि किस तरह ये पानी उबल रहा था। हालांकि वहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन हो रहा था, लेकिन कॉटन ने ऐसा जाहिर किया जैसे डेमोनिक पावर्स की वजह से ये पानी उबल रहा है। यहाँ पर कॉटन अब सब लोगों को बताता है कि ये बच्ची एक एवलम नाम के डीमन से पोजेस हुई हुई है और उसे एक्सॉर्सिज्म के लिए कुछ और चीजें लेने के लिए कार तक जाना होगा। वो असल में बाहर आया था सिगरेट पीने के लिए, जहाँ पर वो बच्चा उसे दोबारा मिलता है और कहता है अब मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम जो चाहो वो कर सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हें देख चुका हूँ कि तुम फेक प्रीस्ट हो और यहाँ पर एक्सॉर्सिज्म भी फेक ही कर रहे हो। ये पहली मर्तबा था कि कॉटन का झूठ किसी ने पकड़ लिया था। कॉटन घबरा जाता है तो वो लड़का कहता है अरे घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे बारे में किसी को नहीं बताऊंगा। खैर अब वो एक टेप रिकॉर्डर और कुछ चीजें लेकर रूम के अंदर आ जाता है। वो रूम में सेटअप लगाता है पहले और वहाँ पर नेल को बुला लेता है और फिर वो रिकॉर्डर चलाकर यहाँ पर ऐसी एक्टिंग करनी शुरू कर देता है कि जिस तरह वो एक्सॉर्सिज्म कर रहा हो और डीमन बार बार उस पर भी हमला कर रहा हो। जिसके बाद वो खुद डीमन से लड़ा, उसने नेल को बचाया और उसका एक्सॉर्सिज्म कंप्लीट कर लिया। ये सब एक एक्टिंग थी, लेकिन इस एक्टिंग से उस बच्चे को और उसके डैड को ये यकीन आ गया था कि उसकी बॉडी से डीमन निकल चुका है। जिसके बाद वो अपनी फीस लेता है और यहाँ से निकल जाता है। ये लोग तो वैसे अपने घर वापस जाना चाहते थे, लेकिन रास्ते में रात हो गई थी। अंधेरा ज्यादा होने की वजह से ये लोग एक होटल में ही रुकने का डिसाइड करते हैं। कॉटन आज बहुत ज्यादा खुश था, उसने काफी सारे पैसे तो कमा लिए थे। ये सब सोचाते हैं, पर अचानक आधी रात में इनकी आंख एक अजीब सी आवाज से खुलती है और शॉकिंगली ये लोग देखते हैं कि नेल इनके रूम में इनके बेड पर थी। हालांकि इनका दरवाजा बंद था और नेल को तो इनके होटल का एड्रेस भी पता नहीं हो सकता था। ये सब कुछ सच में डरा देने वाला था और अब कॉटन भी इन चीजों से घबराया। इतनी देर में ये लोग देखते हैं कि नेल की तबीयत बिगड़ने लगती है, वो वॉमिटिंग करने लगती है और ये लोग उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। वहां जाने पर पता चलता है उसे खास कुछ नहीं हुआ था, बिना किसी वजह के ही उसे वॉमिट हो गई थी। हॉस्पिटल में कॉटन उसके डैड को भी बुला लेता है और उसका डैड कॉटन से सवाल करते हैं कि आखिर क्यों उसके एक्सॉर्सिज्म से उसकी बेटी के ऊपर कोई असर नहीं हुआ। तब कॉटन उसे समझाता है कि आपकी बेटी को एक्सॉर्सिज्म के नहीं एक डॉक्टर की जरूरत है। ये सुनकर वो फॉर्मर कॉटन पर भड़क जाते हैं और कहते हैं कि मुझे डॉक्टर्स पर भरोसा नहीं, डॉक्टर्स मेरी वाइफ को नहीं बचा पाए थे। ये बिल्कुल कॉटन जैसा ही केस था, लेकिन बिल्कुल उलट। जहाँ कॉटन को डॉक्टर्स और साइंस पर बिलीव था, वहीं इस आदमी को गॉड पर बिलीव था। ये सारी सिचुएशन समझते हुए कॉटन अब यहाँ से खामोशी से उठ जाता है और यहाँ के एरिया के प्रीस्ट के पास जाता है। वो प्रीस्ट को समझाता है कि किस तरह से नेल को एक डॉक्टर की जरूरत है, लेकिन उसके डैड इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो प्रीस्ट से कहते हैं शायद आप अगर कहें तो वो आपकी बात मान जाए, लेकिन यहाँ पर प्रीस्ट उससे कहते हैं कि मुझे नहीं लगता नेल के डैड कुछ मानेंगे, क्योंकि इस मामले में मेरी और उसकी काफी मर्तबा बात हो चुकी है, पर वो अब डॉक्टर्स पर बिलीव नहीं करता। दूसरी तरफ हमें दोबारा नेल को दिखाया जाता है, जिसको अब उसके डैड काबू करने की कोशिश कर रहे थे। जब कॉटन यहाँ आया तो उसने देखा कि उसके डैड उसे जबरदस्ती एक कमरे में बंद करने की कोशिश कर रहे हैं और नेल का भाई जख्मी है। नेल के डैड बताते हैं कि जब नेल का भाई उसके साथ खेल रहा था तो नेल ने ही उसके ऊपर चाकू से हमला कर दिया। ये लोग अब जल्दी से उस बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने की कोशिश करते हैं और उस टाइम पर वो बच्चा कॉटन को एक पेपर पकड़ाता है जिस पे लिखा हुआ था कि मेरी बहन को मेरे डैड के साथ अकेला मत छोड़ना। ये बात पढ़कर कॉटन डर जाता है और जल्दी से अपनी डॉक्यूमेंट्री टीम को लेकर नेल के पास जाता है और नेल से उसके डैड के बिहेवियर के बारे में सवाल करता है। क्या वो उसे टॉर्चर करते हैं, क्या वो उसे डांटते हैं या मारते हैं? लेकिन नेल जवाब देती है कि ऐसा कुछ नहीं, मेरे डैड मुझसे बहुत प्यार करते हैं। नेल को सुलाकर ये लोग बाहर आ जाते हैं और अचानक ही उन्हें नेल के कमरे से किसी के रोने की आवाज़ आती है। ये एक बच्चे के रोने की आवाज़ थी। देखने को मिलता है कि बाथरूम में नेल ये बच्चे के रोने की आवाज़ खुद निकाल रही थी और एक डॉल को पानी में इस तरह डुबा रही थी जैसे वो किसी बच्चे को पानी में डुबाकर मारने की कोशिश कर रही हो। ये लोग बहुत मुश्किल से नेल को काबू करते हैं और उसे लाकर उसके रूम में सुला देते हैं और यहाँ पर वो नोटिस करते हैं कि नेल ने इस टाइम भी एक पेंटिंग बनाई हुई थी जिसमें वो एक बिल्ली को मरा हुआ दिखा रही थी। इस दौरान कॉटन जो अपना रिकॉर्डर यहीं छोड़ गया था, वो इस रिकॉर्डर को उठाता है और इसमें हुई रिकॉर्डिंग सुनने लगता है। वो सुनता है कि नेल लैटिन में किसी से बात कर रही थी, पर लैटिन तो नेल को आती ही नहीं थी। फिर वो कैसे बोल रही थी, इस चीज़ को लेकर तो आयरस और डैनी भी काफ़ी परेशान हो जाते हैं। खैर फिलहाल के लिए ये लोग इसी घर में सोते हैं क्योंकि नेल के भाई ने कहा था कि इसकी बहन को अकेला मत छोड़ना। आधी रात में नेल दोबारा उठती है और इनका कैमरा चुरा कर यहाँ से ले जाती है। वो बेसमेंट में जाती है और वहाँ पर उसी कैमरा के जरिए के ऊपर इस तरह से अटैक करती है कि कैट का पूरा जिस्म फट जाता है।
यहाँ पर हर जगह खून और खून ही फैल जाता है और कैट भी मर जाती है। और वो कैमरा जिसके अंदर इन्होंने पूरी डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड की थी, वो कैमरा भी टूट कर ख़राब हो जाता है और सारी डॉक्यूमेंट्री की फुटेज भी ख़त्म हो जाती है। ये सब करने के बाद अब वो कॉटन के पास आई थी कॉटन को मारने के लिए, लेकिन ठीक कट पर कॉटन की आंख खुल गई। उसने नील को किसी तरह से काबू किया और उसके रूम में जाकर सुला दिया। इन्होंने जब इर्द गिर्द देखा तो इन्हें इनका कैमरा नहीं मिला। वो ढूंढने के लिए जब ये लोग नीचे गए तो इन्होंने कैट को बुरी तरह मरा हुआ पाया और ये देखकर ये लोग परेशान हो गए कि इस टाइम वो कैट बिल्कुल उसी तरह मरी थी जिस तरह नील ने उस पेंटिंग में बनाई हुई थी। ये लोग अब उस कैट के साथ वाली पेंटिंग्स पर भी गौर करते हैं। एक पेंटिंग में उसने कॉटन को बनाया था हाथ में क्रॉस लिए और दिखाया जा रहा था कि उसके सामने बहुत सारी आग जल रही है, जबकि दूसरी पेंटिंग में उसने बनाया हुआ था कि आयरिस और डैनी जो कि फिल्म मेकर्स हैं उनका गला कटा हुआ साइड पर पड़ा है। अब क्योंकि इन लोगों ने देखा था कि जब जब नील ने जो भी पेंटिंग बनाई थी वो उसी तरह पूरी हो रही थी, इसीलिए आयरिस और डैनी तो बहुत ज़्यादा डर भी जाते हैं और वो फ़ौरन यहाँ से जाने की बात करते हैं। पर कॉटन उनसे कहता है, मैंने कहा है ना, ये डेविल पोजेशन और एक्सॉर्सिज्म वगैरह कुछ नहीं होता और मुझे पूरा यकीन है कि उस बिल्ली को भी नील ने खुद मारा है, इसीलिए आराम करो और सो जाओ। इनकी इन्हीं बातों के दौरान अब इन्हें दोबारा से नील के कमरे से अजीबोगरीब आवाज़ें आने लगती हैं। इस टाइम भी नील लिटिल लैंग्वेज में किसी से बात कर रही थी। ये लोग जब कमरा खोलकर चेक करते हैं कि नील किससे बात कर रही है तो वहाँ उन्हें नील के अलावा कोई नहीं नजर आता। ये लोग कमरा बंद कर देते हैं और कमरा बंद करते हुए नील कॉटन को एक अजीब डेविल स्माइल देती है। खैर इतनी देर में इन्हें हॉस्पिटल से एक वॉइस मेल रिसीव होता है जिसमें बताया जा रहा था कि कल जो इन्होंने नील के टेस्ट करवाए थे उनकी रिपोर्ट्स आ गई हैं और उसमें पता चला है कि नील प्रेग्नेंट है, हालांकि वो एक अंडर एज गर्ल थी। ये कैसे हो सकता था? ये बात सुनकर कॉटन के जहन में सबसे पहले एक ही बात आती है कि ज़रूर ये सब उसके डैड ने ना किया हो, क्योंकि उसका बेटा यही कहकर गया था कि उसके डैड को उसके साथ अकेले मत छोड़ना। कॉटन इस बारे में फ़ौरन उसके डैड से बात करने का फैसला करता है, लेकिन उसके डैड बताते हैं कि कॉटन अभी तक वर्जिन है, उसके साथ कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ कि उसका बेबी हो सके। वो कहता है ज़रूर उसके साथ ये सब किसी डीमन ने किया होगा ताकि एंटी क्राइस्ट, एक बहुत बड़ा शैतान इस दुनिया में आ सके। ये बातें सुनकर कॉटन को लगता है कि वो आदमी पागल हो गया है, वो उसके ऊपर चिल्लाता है। तो वो आदमी भी कॉटन से कहता है कि तुम लोग यहाँ से बाहर चले जाओ, तुम लोग मेरी बेटी का इलाज नहीं कर पाए और अब मैं खुद ही अपनी बेटी के डीमन से लड़ूंगा। ये सारी बातें कहकर वो यहाँ से जल्दी से चला जाता है अपनी वाइफ की ग्रेव के पास और वहाँ बैठकर कुछ प्रेयर्स करने लग जाता है, जबकि दूसरी तरफ नील के कमरे से भी अजीबोगरीब आवाज़ें आने लग जाती हैं। कॉटन आयरिस और डैनी से कहता है, मुझे लगता है कि इसके डैड इसे मार देंगे, इसलिए हमें इसे लेकर यहाँ से चले जाना चाहिए। ये लोग अब जब नील को लेने के लिए उसके रूम का दरवाज़ा खोलते हैं तो अचानक वहाँ की लाइट चली जाती है और ये लोग नील को अलमारी के ऊपर बैठा हुआ देखते हैं जहाँ पर चढ़ना भी इम्पॉसिबल था। नील यहाँ पर अजीबोगरीब आवाज़ में घुर्राते हैं इन्हें देखकर और अचानक से ही ऊपर से जंप करते हुए कॉटन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं, पर कॉटन अपने आप को बचा लेता है, जिसके बाद नील दोनों टांगों और पाँव के जरिए किसी जानवर की तरह चलने लग जाती है। उसके चेहरे से साफ लग रहा था कि वो सच में एक डीमन के पोसेशन में है। जैसे ही उसके डैड यहाँ आते हैं उसको ऐसी हालत में देखकर फौरन उसे मारने की कोशिश करते हैं, पर कॉटन सामने आकर उसे बचा लेता है और कहता है, रुक जाएं, मैं इसका सही एक्सॉर्सिज्म करूँगा। अब ये पहली मर्तबा था जब सालों बाद कॉटन एक सही एक्सॉर्सिज्म परफॉर्म कर रहा था और इस सब में उसे काफ़ी मुश्किल भी आ रही थी। जैसे जैसे एक्सॉर्सिज्म आगे बढ़ता है नील के ऊपर उस डीमन का कब्जा और ज़्यादा बढ़ने लगता है। वो डीमन अपने आप को जाहिर करने लग जाता है, जिसकी वजह से नील को बहुत ज़्यादा दर्द होता है, उसकी बॉडी मुड़ने लग जाती है और यहाँ कॉटन उससे पूछता है, कौन हो तुम? डीमन बताता है, एबलाम। ये वही नाम था जो कॉटन ने झूठे एक्सॉर्सिज्म के लिए इन सबको बताया था। कॉटन डीमन से पूछता है, बताओ नील कहाँ पे है, तुमने उसके साथ क्या किया? वो कहता है कि वो जहन्नुम की आग में जल रही है और जल्द ही तुम भी एक आग में जलोगे। कॉटन को उसकी बातें अजीब लगती हैं, इसीलिए अब वो दोबारा से अपना एक्सॉर्सिज्म शुरू कर देता है और अपनी प्रैंक्स करने लगता है। पर डीमन उससे कहता है कि अगर तुम 10 सेकंड तक चुप रहे तो मैं नील की बॉडी को छोड़ दूंगा। उसकी बात मानकर वो चुप हो जाता है और यही बस उसकी सबसे बड़ी गलती थी। यहाँ डीमन उसके चुप रहने का हर एक सेकंड खुद गिन रहा था, वो भी नील की उंगलियों पर, और इतना जोर से कि नील की हर सेकंड बाद एक उंगली टूट जाया करती थी। ये देखकर कि नील को दर्द हो रहा होगा, कॉटन दोबारा से अपनी प्रैंक्स शुरू कर देता है। अब उसके दोबारा प्रैंक्स करने पर डीमन हंसने लग जाता है और उससे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी बॉडी का सुकून चाहिए? ये सब उसने अजीबोगरीब लैंग्वेज में कहा था
ये सुनना था कि कॉटन को कंफर्म हो गया कि ये बच्ची पोसेस नहीं है। अगर उसके अंदर कोई डीमन होता तो उसे हर बात बहुत अच्छी तरीके से पता होती, लेकिन ये एक बच्ची थी इसीलिए तो उसने गलत बोला। वो समझ गया कि ज़रूर किसी और ने इसके साथ कुछ बहुत गलत किया है जिसकी वजह से उसका दिमाग हिल गया है। अब यहाँ पर अब वो ऐसे बातें करने लगता है जैसे वो नील से बातें कर रहा हो, और सच में नील दोबारा से उससे बात करने लगती है। और यहाँ एक पॉइंट पर तो हमें भी फील होता है कि शायद वो पोसेस थी ही नहीं, वो ये सब एक ड्रामा ही कर रही थी। वो यहाँ पर बहुत सारी बातें करती है कॉटन से, और कॉटन बाहर जाकर उसके डैड को बताता है कि तुम्हारी बेटी पोसेस नहीं है, उसके अंदर कोई डीमन नहीं है। सबसे पहले तो वो अपनी माँ की मौत का सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई, और दूसरी बात उसकी इस हालत का जिम्मेदार एक लड़का है जो कि एक बार में काम करता है। नील के डैड को कॉटन पे यकीन नहीं था। वो जाकर यही बात जब अपनी बेटी से पूछते हैं, और उनकी बेटी भी जब ये सब कुछ खुद बताती है तो उसके डैड टूट जाते हैं। लेकिन खैर उनकी एक बहुत बड़ी फिक्र खत्म हो गई थी कि उनकी बेटी पोजेस नहीं थी। इसी दौरान हमें दिखाया जाता है कि इनके एरिया के पास्टर भी इनके घर आते हैं क्योंकि उन्हें पता चला था कि यहाँ पर एक्सॉर्सिज्म चल रहा है। कॉटन जब उनके यहाँ आने पर उन्हें सारा सच बताता है तो पास्टर भी नील के डैड को यकीन दिलाते हैं कि जिस लड़के की उनकी बेटी बात कर रही है वो लड़का सच में अच्छा नहीं है, हो सकता है कि उस लड़के ने ऐसा सब किया हो। ये कहने के बाद ये लोग फैसला करते हैं कि अब कॉटन और उसकी टीम यहाँ से चले जाएंगे, जबकि पास्टर और नील के डैड खुद इस सारे केस को संभालेंगे। अब कॉटन और उसकी पूरी टीम जब वापस आ रहे थे तब रास्ते में उन्हें वही रेस्टोरेंट दिखाई देता है जहाँ पर वो बुरा लड़का काम किया करता था। ये लोग उससे जाकर पूछना चाहते थे कि आखिर तुमने एक मासूम बच्चे के साथ वो सब कुछ क्यों किया। तब वो लड़का एक शॉकिंग ट्विस्ट ये बताता है कि उसने किसी के साथ कुछ बुरा किया ही नहीं और ना वो कर सकता है क्योंकि उसे लड़कियां पसंद ही नहीं। ये सुनकर तो कॉटन का दिमाग खराब हो गया था, यानी दूसरे पास्टर ने उसे झूठ बोला था, और झूठ बोलने का मकसद क्या हो सकता था। वो समझ गया कि जरूर वहाँ कुछ बुरा होने वाला है, इसीलिए फौरन गाड़ी मोड़ता है और नील के घर वापिस आ जाता है। और इस मर्तबा नील के घर के अंदर हमें बहुत ही अजीबोगरीब चीजें देखने को मिलती हैं। उसके घर में हर जगह खून से शैतानी सिंबल बने हुए थे, और यहाँ पे ना तो नील थे और ना ही उसके डैड और ना ही उसका भाई। ये सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर यहाँ हुआ क्या होगा। इससे पहले कि ये लोग पुलिस को कॉल करते, इनको जंगल से कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और वो आवाज़ों का पीछा करते हुए जंगल में जाते हैं। वहाँ जाने पर ये लोग जो देखते हैं वो देखते ही इनकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। यहाँ पर गाँव के सभी लोग, यहाँ तक के यहाँ के पास्टर भी एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे, जिसे देखकर कॉटन शॉक में रह जाता है। यानी पास्टर भी असल में पास्टर नहीं थे, वो एक कल्ट के लीडर थे जो कल्ट शैतान की पूजा करता था। इन्होंने इस टाइम नील के डैड को पट्टियों से बांधकर एक साइड पर लटकाया हुआ था, जबकि दूसरी तरफ आग के ऊपर इन्होंने नील को लिटाया हुआ था। यहाँ रिचुअल के दौरान ये लोग एबेलाम की पूजा करते हैं, और इस दौरान हम देखते हैं कि नील को बहुत ज़्यादा दर्द होता है और फिर वो एक लाल रंग के बच्चे को जन्म देती है। ये लोग उस बच्चे को जाकर उसी आग में जला देते हैं जिसके ऊपर पहले नील को बिठाया गया था। वो आग एकदम से बहुत ज़्यादा भड़क जाती है और कॉटन समझ जाता है कि ये आग कोई आम आग है ही नहीं, यही तो असल में वो एबेलाम डीमन था जिसकी ये लोग पूजा कर रहे थे। वो अपना क्रॉस निकाल कर उसके साथ लड़ने लग जाता है, और यहाँ पर बिल्कुल वही सीन दिखाया जाता है जो पहले नील ने अपनी पेंटिंग में बनाया था। आयरस जो पीछे खड़ी है सब कुछ नोटिस कर रही थी, वो ये देखकर डर जाती है और समझ आती है कि ज़रूर दूसरी वाली पेंटिंग भी पूरी होगी जिसमें उन दोनों का कटा हुआ सर दिखाया गया था। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए वो यहाँ से भागती भी है, लेकिन यहाँ के लोग उसे पकड़कर गला काट कर मार देते हैं। पर डैनी अपनी जान बचाने में कामयाब हो जाता है। वो यहाँ से भाग ही रहा था कि अचानक उससे नील का भाई टकरा गया, और बिना सोचे समझे नील के भाई ने चाकू से उसके ऊपर अटैक कर दिया और उसका गला भी काट दिया। और यहाँ पर हमें पता चला कि असल में नील का भाई भी उसी कल्ट का मेंबर था, इसीलिए तो वो चाहता था कि नील का एक्सॉर्सिज्म ना हो। कॉटन तो पहले ही आग में जलकर मर गया था, जबकि अब दिखाया जाता है कि डैनी भी मर चुका था, और उसके मरते साथ ही ये कहानी इस खौफनाक एंडिंग के साथ ख़त्म हो जाती है कि यहाँ पर कल्ट के लोग जीत गए और एक प्रीस्ट हार गया। और वजह ये थी कि वो प्रीस्ट खुद गॉड पर बिलीफ नहीं रखता था।